Jai Shri Ram everyone, welcome back to Words Worth It. So today we are going to learn one of the most interesting vocabulary themes for SSC. ठीक है, God theme और death theme vocabulary आज हम करेंगे. तो now tell me one thing कि have you ever seen words like deity, defy, corpse, carcass, epitome, hearse in SSC papers and wondered कि ये word पहले कभी नहीं सुना है ना? तो well, after today's class, I promise you will never forget them. So keep your notebook ready because today we are not just memorizing the words, we are understanding them forever. ठीक है ना? तो let's begin our first theme, God theme. So students मुझे बताओ कि when you visit a temple, what do you usually do first? सबसे पहले आप क्या करते हो? Pray. Exactly. हम सबसे पहले pray करते हैं. तो the formal English word for prayer is orison. ठीक है, तो रिपीट आफ्टर मी, ओराइजन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि कल ही मेरा एग्जाम है एंड बिफोर द एग्जाम आई विल ऑफर अ शॉर्ट ओराइजन टू गॉड. ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे एग्जाम से पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर करूँगी गॉड से कि भगवान पेपर में वही सब आए जो मुझे आता है, पेपर अच्छा जाए और मेरे मार्क्स अच्छे हैं, है ना. तो आप यही करोगे, ओराइजन, है ना. तो अब एक मेमोरी ट्रिक मैं आपको देती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना. थिंक, ओ आई प्रे, राइट, ओ आई प्रे. तो ओराइजन, ओराइजन, ठीक है. आई प्रे और ओराइजन, प्रे इक्वल्स टू ओराइजन. तो ओ आई प्रे, ओराइजन. तो ये इजी है, आप इसको एक निमोनिक्स तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे साउंड से कनेक्ट कर सकते हो, राइट. और जैसे पिक्चर में हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, उसको ही ओराइजन बोलते हैं, शॉर्ट प्रेयर को. जैसे हम आरतियाँ गाते हैं ना भगवान के लिए, वो. चलो, आई होप ये वाला वर्ड अच्छे से समझ आया होगा और याद हो गया होगा, दिमाग में सेटल. और एक चीज़ और याद रखना कि ओराइजन, इसकी स्पेलिंग में डबल आर आएगा, राइट. तो ये बात को याद रखना. सो अब मुझे बताओ कि वेयर डू पीपल बिलीव गुड सोल्स गो आफ्टर डेथ? कहाँ जाते हैं गुड सोल्स? बताओ, सोचो. यस, हेवन में जाते हैं, है ना. तो एसएससी आपसे डायरेक्ट हेवन तो नहीं पूछता कि हेवन का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो सबको पता है, लेकिन वो आपसे इसके सिनोनिम्स पूछता है और इसके सिनोनिम्स है द अबोर्ड ऑफ गॉड. तो अबोर्ड का मतलब है भगवान का घर. तो अबोर्ड को स्पेशली एक बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही जहाँ पे सब कुछ खुशी से रह रहे हैं, उससे सिग्निफाई करा जाता है. तो द अबोर्ड ऑफ गॉड इज़ हेवन. उसको हम पैराडाइज भी बोल सकते हैं, एलिसियम भी बोल सकते हैं, है ना. और जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर्ग. देखो, स्वर्ग के दरवाजे भी बने हुए हैं आगे. तो ये सिनोनिम्स याद रखना काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना. अब एक और चीज़ का आंसर दो कि हु प्रोटेक्ट्स एवरीवन? सब लोगों को कौन प्रोटेक्ट करता है, या फिर यूनिवर्स किसने बनाया है ना. तो सोचो, सही सोच रहे हो, भगवान ने बनाया है. सो द हेवनली फादर. ठीक है, तो हेवनली फादर का क्या मतलब हुआ कि जो भी डिवाइन है, भगवान डिवाइन है, प्योर हैं, सेलेस्टियल हैं, वो धरती पे तो नहीं रहते हैं ना, वो हेवन में रहते हैं, तो उसको हेवनली बोलेंगे. जो भी हेवन में रहेगा उसे हम हेवनली बोलेंगे. और हेवन में कौन रहता है? गॉड. ठीक है, हेवन किसका घर है? गॉड का घर है, तो भगवान ही हेवन में हो गए, राइट. तो अब हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स करते हैं. तो फर्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स है डाइटी, इसको डेटी भी बोलते हैं, दो प्रोनाउंसिएशंस है, डाइटी और डेटी, राइट. तो ये भगवान की मूर्ति को बोल सकते हैं जो हमारी आइडल होता है ना. जब आप किसी मंदिर में एंटर करते हो या फिर चर्च में, है ना, तो आपको वहाँ पे एक मूर्ति दिखाई देती है भगवान की, तो उसी को मेन आइडल जो होता है उसी को बोलते हैं डाइटी. ठीक है, उसको गॉड भी बोल सकते हो, देवता बोल सकते हो, देवी बोल सकते हो, ठीक है, आइडल भी बोल सकते हो. तो ये फर्स्ट वर्ड है. अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है डिफाई. सो डिफाई, तो डिफाई का मतलब क्या होता है? किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, किसी की हर बात को मानना, है ना. किसी को इतना मानना कि आप उसे भगवान की तरह पूजने लगो, है ना. तो इसका मतलब होता है डिफाई. और अब थर्ड वर्ड जो है डिफाई, वो भी सेम प्रोनाउंसिएशन है बट एक स्पेलिंग में आई का डिफरेंस है. और इसका मतलब होता है इसका ऑपोजिट. पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को इतना मान रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम उसकी हर बात मान रहे हैं. लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि हम ओपनली रिफ्यूज़ कर रहे हैं उसके कहे को करने के लिए, है ना. हम उसको रिफ्यूज़ करके चुनौती दे रहे हैं, वी आर चैलेंजिंग दैट. ठीक है, तो इसको डिफाई बोलते हैं. तो ये दोनों वर्ड्स
अच्छे से याद रखना, जिसमें हम किसी को इतना मान रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें आई आएगा डिफाई वाले में। और जो दूसरा डिफाई है DEFY, उसमें यही है कि उसमें एक तो आई नहीं है, और उसका मतलब ये है उसका ऑपोजिट, जिसमें हम किसी को कुछ नहीं मान रहे, राइट। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मेमोरी ट्रिक मैं आपको एक और देती हूँ, कि जो डिफाई वर्ड है, ठीक है, डिफाई आई वाला, तो आई इसमें आ रहा है, तो आई से क्या होता है, आइडल। तो आप याद रख सकते हो कि मेक समवन अ डाइटी, मतलब गॉड की तरह बना दो उसको, इतना ज़्यादा, है ना। और जो दूसरा वाला DEFY है, तो ये थोड़ा डेंजरस वन हो गया। तो अगर आप इमेजिन करो कि योर पेरेंट्स आर सेइंग दैट डोंट गो आउटसाइड, बट यू स्टिल गो आउटसाइड, राइट। सो यू हैव डिफाइड योर पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स को डिफाई कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो कि आपने ओपनली रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसका मेमोरी ट्रिक है, डिफाई में F आ रहा है, तो मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग वट एवर दे आर सेइंग, है ना। तो आई होप अब आप इसको याद रखोगे, भूलोगे नहीं दोनों चीज़ों को। अब जो लास्ट में वर्ड लिखा है रेवर, तो रेवरी, रेवर, रेवरेंड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर करना किसी को होता है किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करना, ठीक है। नाउ इमेजिन यू आर सिटिंग इन माई क्लास एंड आई एम टीचिंग यू, बट योर माइंड इज समवेयर एल्स, लाइक समवेयर इन स्विट्ज़रलैंड। आप सोच रहे हो वाह मैं जाके पहाड़ों में गाना गाऊंगी अपने हीरो के साथ, ऐसा कुछ, है ना। सो दैट इज़ कॉल्ड रिवर, डे ड्रीमिंग करना, ठीक है, खुली आंखों से सपना देखना, उसको बोलेंगे। सो हम इसको बोल सकते हैं दैट शी वॉज लॉस्ट इन रिवर ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना, अपने ही सपनों में खो जाना। सो एक और रिवर भी होता है, उसमें सिर्फ ई आता लास्ट में, ठीक है, आर के बाद ई। तो उसका मतलब होता है किसी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करना कि आप उसे भगवान की जगह पे रख रहे हो, है ना। तो उसको हम स्पेशली पंडितों के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मोस्टली चर्च में जो भी होता है, क्लर्जीमैन हो गए, पोप हो गए, सबके लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए, ओके। आई होप आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गॉड थीम का नेक्स्ट आगे हम पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ड है इसका आइडल। तो आइडल का मतलब हो गया एक आदर्श, ठीक है। आपने किसी चीज़ को इतना परफेक्टली एग्जाम्पल सेट कर लिया है कि वो आपका रोल मॉडल टाइप बन गया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए रोल मॉडल टाइप है APJ अब्दुल कलाम जी, राइट। मैं उनसे मिली हुई भी हूँ एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे थे वो। तो मेरे लिए वो आइडल हैं, और वो हज़ारों लोगों के लिए आइडल हैं, है ना। तो वो एक आदर्श हो गए, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स अगर पिछली क्लास में आपने देखी होगी तो उसमें मैंने ये बताया था कि पैराडाइम, एपिटम, पैरागॉन, प्रोटोटाइप, आर्चटाइप, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, है ना, आइडल के। अब इससे ही मिलता जुलता वर्ड है आइडल, आइडल जिसमें ओ आ रहा है। तो इस वाले को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं भगवान की मूर्ति, ठीक है, सेक्रेड इमेज जिसको बोलते हैं, ऑफ अ डाइटी फॉर वर्शिप, जो मंदिरों में प्रेजेंट होती है, ओके। तो ये इजी है, याद रखना। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइडोलेट्री। तो आइडोलेट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति की पूजा करना, ठीक है। तो जो भी इंसान मूर्ति की पूजा करेगा उसे आइडोलेट्री बोलेंगे, उस प्रैक्टिस को आइडोलेट्री बोलेंगे, राइट। और आइडोलेटर, आइडोलेटर का मतलब भी मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजा कर रहा है, जो उस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहा है, उसको आइडोलेटर बोलेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब नेक्स्ट वर्ड है इडल, और उसका अगला वर्ड भी इडल ही है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है और मीनिंग में भी। तो इडल का क्या मतलब होता है कि अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस या फिर पीसफुल सीन, है ना, जहाँ पे खुशहाली है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, जिसको हम यूटोपिया बोलते हैं या फिर राम राज्य बोलते हैं। यहाँ पे सब आनंद में है, सब लोग खुश हैं, कोई किसी के पास दुख नहीं है, तो उसको आइडल बोलते हैं, है ना। तो इसमें डबल एल आएगा, ये बात रखना, याद रखना। नेक्स्ट है इडल। इडल का मतलब होता है कोई लेज़ी इंसान जिसके पास बहुत फुर्सत है, खाली बैठा है वो, उसको और कोई काम नहीं है आराम करने के अलावा, है ना। तो ऐसे इंसान को इडल बोलते हैं। तो अब ये तीन वर्ड्स आइडल, नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 6, इडल, ये तीनों एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन में सेम हम बोल सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस है और कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी हैं बिकॉज स्पेलिंग एरर, ठीक है। स्पेलिंग एरर में पूछ सकता है कि करेक्ट स्पेलिंग, या फिर कॉलोकेशन में आ सकता है, होमोनिम्स में आ सकता है, राइट।
और या फिर क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी बार आ सकता है, ये पूछा भी गया है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है ना। तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ कि आइडल, जो IDOL है, उसका मतलब होता है कोई स्टैचू, मूर्ति, मंदिर की, है ना। इडल, IDLE मतलब खाली इंसान जिसके पास कोई काम नहीं है, जो बस रील्स चला रहा है बैठ के, है ना। और इडल, तो इडल जिसमें डबल L आ रहा है ना। आइडल बोल सकते हो इसको, इडल और आइडल दोनों बोल सकते हो। तो इसका मतलब है कोई पीसफुल या फिर हैप्पी लाइफ, है ना। या फिर थिंक ऑफ अ ब्यूटीफुल विलेज, यहाँ पे फ्रेश एयर है, कोई पोल्यूशन नहीं है ना, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स है, सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, ठीक है। आई होप इन वर्ड्स में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो ये याद रखना। अब मैंने नीचे नोट बनाया है, एपिटोम। एपिटोम का क्या मतलब होता है? एपिटोम हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, किसी अच्छी क्वालिटी की चीज़ को दिखाना। सो एपिटोम, दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ, दिस वन इज़ गोल्ड फॉर SSC, ठीक है। तो आप इसको एक गोल्डन वर्ड की तरह याद रख सकते हो, बिकॉज इट हैज़ 2 मीनिंग्स। फर्स्ट तो है परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपना आदर्श जिसको सेट करते हैं। और जो दूसरा इसका मतलब है ना, कि कोई भी चीज़ हम इसको तब भी यूज़ करते हैं जब हमें किसी को परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मदर टेरेसा इज़ द एपिटम ऑफ काइंडनेस, है ना। और अगर हम इसका सेकंड देखें कि दिस समरी इज़ द एपिटम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना कोई चैप्टर हो गया ऐसा, तो इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको किसी का एग्जाम्पल देना है। सो रिमेंबर, SSC लव्स आस्किंग डबल मीनिंग वर्ड्स। डबल मीनिंग वर्ड्स मतलब जिन वर्ड्स के 2 मतलब हुए, है ना। तो आई होप आप समझ गए होगे। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट थीम पर जाते हैं, जो है डेथ थीम वोकैबुलरी, ठीक है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट इंग्लिश वर्ड फॉर मर जाना। तो एग्जैक्टली सबको पता है कि उसके लिए वर्ड है डाई, ठीक है। बट SSC इज़ टू स्मार्ट टू आस्क सच एन ईजी वर्ड, ठीक है। तो इंस्टेड इट आस्क्स सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स पूछता है। तो पहला सिनोनिम है पेरिश। तो पेरिश का मतलब होता है पास अवे, ठीक है, पास अवे या फिर सकम लिखा है। तो पेरिश का मतलब तो होता है कि नष्ट हो जाना, किसी चीज़ का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, एक कोई चीज़ एक्सटेंट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी चीज़ का मर जाना, उसको पेरिश बोलते हैं। और गायब हो जाना, उसको हम पेरिश बोलेंगे, ठीक है। ये सकम इसका इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, ये याद रखना। डेथ और डेड ये तो ईजी है। तो डेथ और डेड ईजी वाले नहीं पूछेगा, डिमाइस पूछेगा, डिसीज़ पूछेगा। तो डिमाइस का बोल सकते हैं हम, कोई अनफॉर्चुनेटली किसी की यंग एज में डेथ हो जाए या फिर बहुत ही बुरी डेथ हो जाए किसी की एक्सीडेंट से, तो उसको डिमाइस बोलेंगे, है ना। सडन डिमाइस ऐसे लिखा होता है। और नेक्स्ट वर्ड है डिसीज़। तो डिसीज़ कौन है? जिसकी मृत्यु हुई है, जो मरने वाला बंदा है, उसको डिसीज़ बोलेंगे, राइट। और डेड, डेड का मतलब वही जो मर चुका इंसान, जो तो समवन नो लॉन्गर अलाइव, राइट। तो नाउ टेल मी कि इफ़ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो आप क्या लिखोगे? वुड इट राइट डाइड? नहीं, वो लिखेंगे दे विल नॉट यूज़ अ यूजुअल लैंग्वेज, ठीक है। इट विल मोस्ट प्रोबेबली यूज़ पेरिश्ड लिखेगा वो, ठीक है, बिकॉज इट साउंड्स मोर फॉर्मल। And now another question that if your grandfather dies, will you say कि my grandfather died? नहीं, आप बोलोगे my grandfather passed away. Obviously because passed away sounds more respectful, है ना, कोई सिंपल नहीं, more respect शो कर रहा है, ठीक है। सो रिमेंबर, पास अवे बहुत ज़्यादा पोलाइट टोन में हम यूज़ करेंगे, डाई तो नॉर्मल है, एंड पेरिश एक फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। जब किसी फॉर्मल जगह पे हम लिख रहे हैं तो पेरिश लिखेंगे, पास अवे लिखेंगे जब कोई पोलाइट या किसी फैमिली मेम्बर का हो, ऐसा, राइट। तो अब सेकंड वर्ड हमने देखा कि डाई। डाई क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। तो नाउन, इसका नाउन फॉर्म क्या है? डेथ। तो डाई का नाउन फॉर्म है डेथ, ठीक है। तो SSC इसके सिनोनिम्स बहुत पूछता है, जो कि डिमाइस और डिसीज हमने डिस्कस करे। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू दैट आप मुझे बताना कि क्या ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा है, खुद सोचो, ठीक है, एनालाइज करो
ही डाइड ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा है, या फिर ही मेट हिज डिमाइस ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि न्यूज़पेपर में ये डालना है किसी मैगजीन में, तो आप क्या प्रेफरेबली यूज़ करोगे? डिमाइस यूज़ करोगे। ठीक है, सो दिस इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज दिस। तो आप अगर क्लोज टेस्ट में इन ट्रिक्स का यूज़ करोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, राइट? तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। तो नाउ डोंट थिंक दैट डेड इज़ यूजुअली यूज्ड, ठीक है, ओनली फॉर ह्यूमंस। ओके, सो हुज फोन्स बैटरी डाइड येस्टरडे, किसकी बैटरी डेड हो रही थी और उसने चार्ज पे लगाया? सबकी हो रही थी, है ना? किसके चार्जर की बैटरी डाई हो रही थी, उसने लगाया? सबकी हो रही थी। तो हम इसको बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस वोकैब के याद करते हुए ध्यान रखने हैं, राइट? अब आप ये देखो कि नेक्स्ट वर्ड है डाई। डाई, फुल फादम 5, समबडीज नंबर अप, स्लीप विद द फिशेस। तो ये सब ना कुछ ईडियम्स है और कुछ फ्रेजेस है जो यूज़ होते हैं बहुत कॉमनली, ठीक है, जिनका मतलब एक ही है, किसी की मृत्यु, किसी का मर जाना। ओके, तो आप इसको याद करो। लाइक डाई, डाई को हम क्या बोल सकते हैं? फुल फैदम 5, समबडीज नंबर अप, स्लीप विद द फिशेस, इसको भी मरना बोलेंगे। टेक अ डर्टी नैप, इसका मतलब भी मरना है। गो टू द फार्म, इसका मतलब भी मरना है, क्योंकि फार्म या फिर कोई फार्म में क्या है? मिट्टी है, मिट्टी में लोगों को दफनाते हैं, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लो। डर्टी नैप को भी ऐसे कनेक्ट कर लो। कॉफिन में, कास्केट में कौन सा होता है? कोई डेड बॉडी ना। टू स्नफ, स्नफ का मतलब, टू स्नफ का मतलब भी डाई, राइट? रेनबो ब्रिज, इसको बोलते हैं कोई कोई मर गया है और उसके बाद उसको एक पीसफुल आफ्टर लाइफ मिल रही है, और इसको स्पेसिफिकली हम अपने पेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर किसी का डॉग मर गया तो उसको हम बोल सकते हैं दैट रेनबो ब्रिज। ठीक है, ये फ्रेज हम यूज़ करेंगे। उससे यही सिग्निफाई होगा, जैसे लोग लिखते हैं ना RIP, ये वो, तो ये थोड़ा मॉडर्न वे है लिखने का, रेनबो ब्रिज। बट एक बात याद रखना कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए मत लिख देना, पेट्स के लिए यूज़ करना बस। ओके, कि उनको आफ्टर डेथ एक पीसफुल लाइफ मिले। रेनबो ब्रिज फॉर पेट्स। हम नेक्स्ट देखते हैं हम, टेक द लास्ट ट्रेन टू ग्लोरी, आखिरी ट्रेन। टू किक द कैलेंडर, किक द कैलेंडर मतलब आज के बाद डेट्स की ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान को, राइट? कैलेंडर में डेट्स देखते हैं ना। ब्राउन ब्रेड, succumb to death, take last bow, bite the dust, 6 feet under, pushing up daisies, kick the bucket, bought the farm, give up the ghost, somebody's number up। तो ये सारे idioms मरने से रिलेटेड है। bite the dust जो है, इसको हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जब कोई किसी को हरा देना। ठीक है, तो ये 2 सेंसेस में यूज़ होगा, तो आप इसको याद रखना। तो इन ईडियम्स का फ़ायदा क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम बोल सकते हैं यूफेमिज्म्स, है ना। इसका फ़ायदा कि देखो, नोबडी लाइक्स हार्श वर्ड्स, ठीक है। हर किसी को कोई हर बात को कहने का अलग तरीका होता है। आप उसे पोलाइटली बोलो तो अच्छा रहेगा, कोई फॉर्मल वे में बोलो, जहाँ पे प्रेजेंट हो उस तरीके से उस बात को रखो। तो ये वही हो गया, ठीक है। तो नोबडी लाइक्स हार्श वर्ड, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज़ डेड आप इन ईडियम्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पास अवे मैंने बताया, किक द बकेट हो गया। कैन, चलो नाउ टेल मी दैट कैन किकिंग अ बकेट किल समवन? नो, ठीक है, ये एक ईडियम है ना, तो हम इसको यूज़ कर सकते। तो इसको लेकिन याद रखना कि नेवर यूज़ दिस इन फॉर्मल राइटिंग, ओनली इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इसको यूज़ करेंगे। बाइट द डस्ट का मतलब है लाइक इमेजिन अ वॉरियर फाइटिंग ब्रेवली, ठीक है। ये मैंने बताया अभी, हार मानने वाला है। तो ही वॉज फाइटिंग ब्रेवली एंड ही फॉल्स, सो हिज फेस टचेज द ग्राउंड एंड डस्ट एंटर हिज माउथ, सो ही लिटरली बाइट द डस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट ही डाइड। सो अब इसको भूलोगे नहीं, आप इसको याद रखना। जैसे कि हमने पद्मावती मूवी में देखा था ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पे वार किया था, तो हाउ ही फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो वो उसको बोल सकते हैं। सो नंबर इज अप, सपोज समवन इज सेइंग दैट हिज नंबर इज अप, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? डज इट मीन जियो कॉल्ड हिम? नो, इट मीन्स दैट हिज टाइम हैज़ कम, इसका टाइम आ चुका है, डेथ इज नियर,
push up daisies. So this one is funny one. So imagine someone buried underground, ठीक है, और उसके ऊपर flowers आ गए हैं, flowers grow above, ठीक है. So it looks like the person is pushing those flowers upward, है ना. So that's why pushing up daisies. This means already dead and buried. So English is very creative. तो ये आप कुछ words याद रखो, इम्पॉर्टेंट भी हैं ये इडियम्स, पेपर में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है. तो ये हमने सारे डेथ थीम वाले वो कैब भी कर रहे हैं हम, और इडियम्स भी देख रहे हैं साथ में. दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या देखना, डिफरेंट वेज ऑफ डाइंग. अब मरने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट. सो फर्स्ट है बीट टू डेथ, बीट टू किल. तो सपोज समवन इज बीटिंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, दिस इज़ वेरी सैड. और किसी की जैसे मॉब लिंचिंग हो जाती है, ऐसा कुछ, तो किसी की पीट कर उसकी हत्या कर देना, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बीट टू किल, ठीक है, मार के उसको मार दिया जान से, बीट एंड टू डेथ. ईजी. चलो नेक्स्ट है शार्ड टू डेथ. तो इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो वी की जगह डबल आर आएगा, ठीक है, CHARRED. चार्ड इसको बोलते हैं. तो चार्ड का मतलब होता है जलना, जलकर मरना, ठीक है. तो सपोज व्हाट हैपेंस इफ समथिंग इज कम्प्लीटली बर्न्ड, इट बिकम्स शार्ड, ठीक है. तो बर्न कम्प्लीटली अंटिल डेथ मतलब शार्ड टू डेथ. मेमोरी ट्रिक आप याद रखो कि चारकोल क्या बर्न होता है ना. तो चारकोल जब बर्न हो जाता है, काला पड़ जाता है, ऐसी शार्ड. उसके बाद चारकोल, बर्न और शार्ड को थोड़ा लिंक करो आपस में, ओके. नेक्स्ट इज स्टैब टू डेथ. नाइफ से अटैक करना, विक्टिम डाइज. सो स्टैब टू डेथ ये सिंपल हो गया, ठीक है. एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कोई दुर्घटना में मर जाना, लाइक कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मर गया, या फिर किसी को करंट लग गया, ऐसा कुछ, है ना. नेचुरल डेथ वही है कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से किसी की डेथ हो गई, किसी की एज हो गई थी तो वो उनकी डेथ हो गई बिना किसी बीमारी, किसी तकलीफ़ के, सोते सोते वो चले गए, राइट. स्टैब गनस्टेट मतलब किसी को चाकू मारना. स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना, ठीक है, या फिर कोई डैगर से किसी पे वार करना, उसको स्टैबिंग बोलेंगे. तो स्टैब पर्टिकुलरली चाकू से ही होगा, इसको देख लेना. और ये मैंने साथ में कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज हैंग टिल डेथ. तो हैंग का मतलब हो गया फांसी देना, लटका देना, ठीक है. टू किल बाय हैंगिंग. तो ये मोस्टली प्रैक्टिस कहाँ पे होता है, या तो कोई सुसाइड कर ले तब होता है, नहीं तो ये प्रिजनर्स के साथ होता है, ठीक है. इंडियन लॉ में ये है हैंग टिल डेथ वाला. डाइंग ऑफ यर्निंग. तो इसका मतलब है तड़प कर मरना. जब कोई बहुत ज़्यादा तड़प के मरता है ना, उसको बोलते हैं डाइंग ऑफ यर्निंग. सो इलेक्ट्रोक्यूट. इलेक्ट्रो आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये करंट देकर मरना, किसी को मारना करंट देकर, राइट. अब नेक्स्ट वर्ड है विविसेप्चर. इसका मतलब होता है किसी को जिंदा ही दफना देना, ठीक है. विविसेप्चर इसको बोलते हैं बेरिंग पीपल अलाइव, ओके. अब नेक्स्ट है यूथेनेशिया. यूथेनेशिया का मतलब है किसी को दर्द से मुक्त करने के लिए मारना. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान, अभी रिसेंट में भी एक केस हुआ था, कोई लड़का था, वो काफ़ी टाइम से शायद वेंटिलेटर पे था, तो उसकी फैमिली ने कोर्ट से परमिशन ली यूथेनेशिया के लिए, और उसको इंजेक्शन देके धीरे धीरे ही इज़ डेड नाउ, ठीक है. तो उसको उस पेन से निकालने के लिए, बिकॉज वो काफ़ी like half of his life has spent on the ventilator, he cannot move, he cannot speak, he cannot do anything, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, बस वो मशीन्स पे जिंदा है, तो उसको यूथेनेशिया बोलेंगे, ठीक है. जब किसी इंसान के कोई बचने का कोई स्कोप नज़र ना आ रहा हो ना, और उसको उसकी जो भी सफरिंग्स हैं उससे मुक्त करने के लिए उसको मारा जाए, तो उसको यूथेनेशिया बोलेंगे, ठीक है. दिस इज़ नॉट लीगल, मतलब इसका पूरा लीगल प्रोसेस है, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से. नेक्स्ट इज सफोकेट. तो सफोकेट का मतलब सबको पता है कि व्हेन यू आर ट्रैप्ड इनसाइड अ रूम फिल्ड विद स्मोक हो गया, ठीक है, या फिर हवा आने का कोई स्कोप नहीं है, आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, उसको सफोकेट बोलेंगे. और सफोकेट से रिलेटेड वर्ड्स हैं लाइक स्मॉदर हो गया, स्ट्रैंगल हो गया. स्ट्रैंगल मतलब गला घोट के मारना, है ना. थ्रॉटल हो गया, गैरोट हो गया,
और एस्फिक्सिएट हो गया, इसका मतलब होता है कि हवा आने की कमी होना, ठीक है। तो अब आप कोई टफ एसएससी वर्ड इसमें से आपको मिला होगा तो वो है विविसेप्युल्चर, ठीक है। तो इट लुक्स इम्पॉसिबल, सो लेट्स ब्रेक इट। तो विवी मीन्स अलाइव, विवी का मतलब होता है अलाइव, एंड सेपल्चर मतलब होता है बरियल, तो दफनाना, ठीक है। तो इसका मतलब जिंदा दफनाना। तो मैंने आपको ये वर्ड तोड़ के भी सिखा दिया है कि इसका क्या मतलब है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कौन है? कोई सेक्शन हो, चल बाहर निकल, खाना बन गया तेरा, ले ले। आ रही हूँ अभी। बोल देना उसे यहाँ पे ना आए 5-10 मिनट। तो चलो अब अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखो, रेडी हो रैपिड फायर के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो बताओ कि ह्यूमन बॉडी आफ्टर डेथ क्या होता है? वो ह्यूमन बॉडी आफ्टर डेथ, कोई मरा हुआ शरीर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉर्प्स, ठीक है। ह्यूमन डेड बॉडी इज मीन्स कॉर्प्स। तो इसको कैडावेयर या फिर मॉडल रिमेन्स से बोल सकते हो कि मॉडल रिमेन्स क्या हो गए, उसका कॉर्प्स हो गया, राइट। चलो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। अब बताओ एनिमल बॉडी आफ्टर डेथ, उसको क्या बोलेंगे? कोई एनिमल मर गया है, उसको बोलेंगे कार्कस। तो कार्कस एनिमल बॉडी के लिए यूज़ होता है, एनिमल डेड बॉडी के लिए, और कॉर्प्स ह्यूमन डेड बॉडी के लिए। गुड। तो अब हमें देखना है कि अच्छा ये बताओ कि जिस व्हीकल में डेड बॉडी को मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉफिन। मतलब जिस व्हीकल में नहीं, सॉरी, जिस चीज़ में उसको कैरी करते हैं उसको बोलते हैं कॉफिन, ताबूत, है ना। तो ये एक अलग शेप का होता है, तो इसमें कॉर्प्स लेके जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में प्रैक्टिस होता है ये, है ना, देखा भी होगा सबने। और एक चीज़ और, 18th वर्ड पर आओ। कॉफिन को कैरी कौन करता है, या फिर किसी अर्थी को कैरी कौन करता है? वो होता है पॉल बियरर। अर्थी उठाने वाले या कॉफिन उठाने वाले पॉल बियरर्स होते हैं, है ना। चलो अब सैक्रोफेगस, सैक्रोफेगस का क्या मतलब है? एक बड़ा सा स्टोन, जो कि अगर तुमने किसी को दफना दिया उसके ऊपर एक स्टोन लगा होता है ना, जिसमें उसकी लाइफ, डेथ का टाइम, डेथ का ईयर और बर्थ का ईयर लिखा होता है, उसका नाम, और फैमिली वाले कुछ स्पेशल मैसेज भी इनग्रेव कराते हैं, उसी को सैक्रोफेगस बोलते हैं, ठीक है। डेकोरेटिव स्टोन या फिर डेकोरेटिव कॉफिन उसको बोलते हैं। नाउ कैस्केट, कैस्केट होता है एक छोटी सी डब्बी, ठीक है, एक छोटा संदूक या डब्बी। तो हमें आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिला है कि, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी, कि वो लोग क्या करते थे, किसी की डेथ हो जाने के बाद उसके सारे जूल्स और सारी कीमती चीज़ें एक संदूक में डालकर उसकी डेड बॉडी के साथ ही बेरी कर दिया जाता था उनको भी, है ना। तो उसको बोलते हैं। अर्न क्या का मतलब होता है? अर्न होता है एक कलश जिसमें अस्थियाँ लेके जाते हैं, ठीक है। ये हिंदूज़ में काफ़ी पॉपुलर है, हिंदूज़ में लेके जाते हैं ना अस्थियाँ, किसी डेड बॉडी को जलाने के बाद उसकी सारी जो भी रिमेन्स है उसको कलश में भरकर गंगा में प्रवाहित करना होता है, ऐसा कुछ रूल होता है ना, रिचुअल होता है। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्स। तो हर्स का मतलब है एक व्हीकल जो कि कॉफिन्स को कैरी करता है सिमेट्री तक, ठीक है, सेमेटरी तक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मोस्ट अभी रिसेंट एग्जाम्पल तुमने देखा होगा या फिर सबने देखा होगा वो वीडियो, जब श्रीदेवी जी की डेथ हुई थी तब उनको एक बड़ी सी गाड़ी में उनकी डेड बॉडी को कैरी करके ले गए थे, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स और सब लोग आके पीछे चल रहे थे, उसी को हर्स बोलते हैं। एक बड़ा सा डेकोरेटिव सा होता है वो, है ना। दिस इज़ फॉर पेइंग द रिस्पेक्ट टू द डेड पर्सन, है ना। तो आई होप ये सब तुम्हें क्लियर हुआ होगा। एंड स्टूडेंट्स, टुडेज वोकैबुलरी माइट साउंड डिफिकल्ट एट फर्स्ट, ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग,
डोंट मग अप द वर्ड्स, कनेक्ट विद देम, ठीक है, और कनेक्ट करो स्टोरीज के साथ. दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर देम फॉर एवर. सो ओके, सो इफ यू एंजॉयड दिस क्लास, स्मैश द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर स्टडी पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू वर्ड्स वर्थ इट for more theme-based vocabulary. So, Jai Shri Ram. See you in the next class. Until then, keep learning, keep revising, and keep growing. Thank you very much for watching. Bye. See you.